जय हिंद साथियों, मैं डॉक्टर ज्योति प्रकाश स्वागत करती हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी स्टडी में। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं लेकर आई हूं आपके लिए सरदार पूर्ण सिंह द्वारा लिखित निबंध मजदूरी और प्रेम की समीक्षा। दोस्तों, यह निबंध स्नातक स्तर और स्नातकोत्तर स्तर पर पाठ्यक्रम में रखा गया है, तो आपके लिए यहाँ पर मैंने नोट्स के साथ इसका विश्लेषण किया है। तो वीडियो को सुनते सुनते आप यदि नोट्स के रूप में इसे नोटबुक में अपने उतारेंगे तो आपको परीक्षा की दृष्टि से भी तैयारी आपकी अच्छी हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे सरदार पूर्ण सिंह का परिचय। जन्म 17 फरवरी 1881 में हुआ है सरदार पूर्ण सिंह का। एबटाबाद ज़िला हज़ारा, जो आज के पाकिस्तान में स्थित है। मार्च 1931 में असाध्य रोग तपेदिक से इनकी मृत्यु हुई है। सरदार पूर्ण सिंह की शिक्षा रावलपिंडी के मिशन हाई स्कूल से इन्होंने एंट्रेंस परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की है। 1899 में डीएवी कॉलेज में इन्होंने दाखिला लिया है, जो लाहौर में स्थित है। 1900 में टोक्यो विश्वविद्यालय जापान में रसायन शास्त्र के अध्ययन के लिए चयनित हुए हैं। इनके कार्य जानेंगे हम। 1903 में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भड़काऊ भाषण देने के आरोप में ये बंदी हुए हैं। नंबर 2, 1904 में विक्टोरिया डायमंड जुबली हिंदू टेक्निकल इंस्टीट्यूट में ये प्रिंसिपल बने। नंबर 3, 1907 से 1918 तक अनुसंधानशाला देहरादून में रसायन के प्रमुख परामर्शदाता ये बने हैं। अवकाश प्राप्ति के बाद शेखपुरा पाकिस्तान के ननकाना साहिब तहसील के पास कृषि कार्य करते रहे हैं। इनके व्यक्तित्व की हम विशेषताएं जानेंगे। ये विशिष्ट निबंधकार या आत्मव्यंजक निबंधकार के रूप में जाने जाते हैं। साथ ही वे कुशल अध्यापक, देशभक्त, शिक्षाविद, महान वैज्ञानिक, साहित्यकार, भावुक कवि, सहृदय और प्रकृति प्रेमी व्यक्ति रहे हैं। इनका भाषा ज्ञान, कई भाषाओं के ये जानकार हैं। पंजाबी इनकी मातृभाषा है। हिंदी, उर्दू, फारसी, अंग्रेज़ी और जापानी भाषा का इनको ज्ञान है। सरदार पूर्ण सिंह का साहित्यिक परिचय हम देखेंगे। उनके रचनाएं, तो सबसे पहले हम जानेंगे उन्होंने थंडरिंग डाउन नामक अंग्रेज़ी पत्र का संपादन किया है और अंग्रेज़ी में 15 और पंजाबी में 7 किताबें इनकी प्रकाशित हैं। 1909 से 1913 के बीच सरस्वती पत्रिका में हिंदी के सभी निबंध इनके प्रकाशित हुए हैं। उनके प्रमुख निबंध हैं सच्ची वीरता, कन्यादान, पवित्रता, आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, अमेरिका का मस्त योगी वॉल्ट व्हिटमन आदि हैं। इनके साहित्यिक विशेषताएं हम जानेंगे। सरदार पूर्ण सिंह आधुनिक पंजाबी कविता के शिरोमणि हैं। नंबर 2, सभी निबंध सामाजिक गतिविधियों से जुड़े हैं। उसमें कल्पना के साथ जीवन की गहरी अनुभूति भी दिखाई देती है। नंबर 3, औद्योगिक क्रांति की अपेक्षा आप मनुष्यता को अत्यधिक महत्व देते हैं। नंबर 4, आपकी भाषा प्रभावोत्पादक और प्रवाहपूर्ण है। नंबर 5, आपकी भाषा में लय का सा आनंद है। चलिए हम आगे देखते हैं मजदूरी और प्रेम निबंध के कुछ मुख्य बिंदु। नंबर 1, हल चलाने वाले का जीवन। नंबर 2, गडरिये का जीवन। नंबर 3, मजदूर की मजदूरी। नंबर 4, प्रेम, मजदूरी। 5, मजदूरी और कला। 6, मजदूरी और फकीरी। 7, समाज का पालन करने वाली दूध की धारा। 8, पश्चिम सभ्यता का एक नया आदर्श। इन सभी बिंदुओं के आधार पर इस निबंध का विश्लेषण इस प्रकार है। सबसे पहले, हल चलाने वाले का जीवन निबंधकार ने हवन के समान माना है। उनकी दृष्टि में हवन है श्रमिक, किसान मजदूर, इनका शरीर, साथ ही गडरिये का शरीर, ये हवन के समान है। और हवनशाला इनका क्या है? इनकी हवनशाला खेत है और हवन कुंड की ज्वाला है चावल के सफ़ेद दाने, गेहूं के लाल दाने, जो अग्नि की चिंगारियों के समान दिखाई देते हैं। अर्थात किसान या जो श्रमिक है, मजदूर है, जब खेत में काम करता है तो मानो वो हवनशाला में है और खुद हवन बनकर
उनका शरीर हवन के समान जल रहा है और उससे जो ज्वाला निकल रही है, उनके श्रम से जो कुछ खेत में पैदा हो रहा है, वह चावल के सफ़ेद दाने हो या गेहूं के लाल दाने, वह हवन की ज्वाला के समान दिखाई देते हैं। लेखक ने किसान को ब्रह्मा समान माना है, क्योंकि वह अन्नदाता है, इसलिए उसे ब्रह्मा के समान माना है। खेत ईश्वरीय प्रेम का केंद्र है। वृक्षों समान मौन जीवन जीने वाले यह किसान श्रमिक है। दूसरा बिंदु है इस निबंध में, श्रमिक अनपढ़ है, धार्मिक आडंबर नहीं है। यानी यह श्रमिक किसान हो, गडरिया हो या किसान मजदूर हो, यह भले ही अनपढ़ है, लेकिन इनमें बहुत ज़्यादा कोई किसी चीज़ को लेकर धार्मिक आडंबर नहीं है। यानी जब ईश्वर से कोई प्रार्थना करनी हो तो खुली आँखों से या बंद आँखों से वह ईश्वर को याद करते हैं। उसके लिए कोई पूजा पाठ जैसे धार्मिक आडंबर इनमें नहीं है। तीसरा बिंदु है मजदूरों की सहजता और आत्मानुभव। प्रकृति से यह प्रेम करते हैं मजदूर। पशुओं के प्रति भी श्रमिकों में प्रेम है। इनकी नैनों की भाषा मूक है, अर्थात मौन प्रार्थना करने वाले हैं। लेखक ने मजदूरों को बेमुकुट के गोपाल माना है। यहाँ पर बेमुकुट हो चुका है, टीटीपी मिस्टेक है, तो बेमुकुट के गोपाल इन्होंने कहा है। यानी कृष्ण की तरह मुकुट धारण किए हुए ये गोपाल नहीं है, तो बिना मुकुट वाले, इनके पास किसी प्रकार की कोई सत्ता नहीं है, लेकिन ये निरंतर श्रम करते हैं, इसलिए उन्हें बेमुकुट के गोपाल माना है। इसमें विधवा स्त्री का बिंब भी उन्होंने स्पष्ट किया है। उनकी मजदूरों की सहजता या आत्मानुभव बताने के लिए कोई विधवा स्त्री जब जाड़े का स्वेटर बुनती है तो वह अपने जीवन के अनुभवों को याद करते हुए और इस उम्मीद में कि जब ये बन जाएगा, कुर्ता तैयार हो जाएगा और उसे बेचकर जो पैसे आएंगे वह उससे अपनी गृहस्थी का गुजारा कर पाएगी। तो इस प्रकार विधवा स्त्री के बिंब के द्वारा मजदूरों के जीवन की सहजता, कैसे एक एक धागे से बुनते हुए उसके अपने जीवन के अनुभव वह बुन रही होती है, यहाँ वह आत्मानुभव उस श्रमिकों के मजदूर की मजदूरी में दिखाई देता है। चौथा बिंदु है किसान और गडरिये स्वभाव से साधु है। लेखक ने किसान को और गडरियों को यहाँ पर साधु कहा है, क्योंकि किसी साधु के समान इनके पास रहने को कोई ठीक से मकान नहीं है। घास फूस की झोपड़ी में रहते हैं, जैसे कोई सन्यासी किसी कुटी में रहता है, कुटी के समान घास फूस की इनकी झोपड़ी होती है। दिन को सूर्य और रात को तारांगन इनके सखा होते हैं। दिन भर सूर्य के सामने सूरज में, दिन के तपते हुए सूरज में दिन भर यह काम करते हैं और रात को उसी तारांगन में, उसे आसमान को छत बनाकर यह किसान खेतों में सोते हैं, अपने भेड़ बकरियों के साथ सोते हैं। इसलिए सूर्य, दिन को सूर्य और रात को तारांगन इनके सखा, उनके मित्र होते हैं, ऐसा लेखक कह रहे हैं। लेखक की नज़र में किसान और मजदूर का जीवन तेजोमयी है, क्योंकि ये प्रकृति के सानिध्य में रहते हैं और किसी भी तरह के किसी तनाव से मुक्त जीवन जीते हुए भी इनके श्रम में किसी तरह की कोई कमी नहीं है। वो कड़ी मेहनत करते हैं, धूप बारिश किसी भी चीज़ की परवाह किए बिना इनके हाथ निरंतर चलते रहते हैं। और जैसे बर्फीले पहाड़ी में गडरिये के रूप में कार्य करने वाले श्रमिक मजदूर या भेड़ बकरियां चराने वाले, उनके चेहरे पर किसी तपस्वी सा तेज, किसी साधु सा तेज नज़र आता है, ऐसा सरदार पूर्ण सिंह कह रहे हैं। छठा बिंदु है भेड़ों की सेवा ही इनकी पूजा है। जो गडरिया है उनके लिए भेड़ बकरियों की देखभाल करना, उनकी सेवा करना ही सबसे ज़रूरी पूजा बन जाती है। किसी तरह से आडंबर करते हुए या मंदिर में ही जाना है, तीर्थाटन ही करना है, व्रत उपवास करना है, पूजा के लिए कोई निश्चित सामग्री लेनी है, ऐसी कोई धार्मिक आडंबर इनमें नहीं है। तो सहज सेवा ही उनके लिए पूजा है और श्रमिक के लिए श्रम करना ही, मेहनत करना ही
पूजा होनी चाहिए। तो इसी प्रकार यहाँ पर उन्होंने कहा है कि भेड़ बीमार होने पर परिजन के समान ये रात भर जगकर उसकी देखभाल करते हैं। जब कोई भेड़ बीमार होता है तो परिवार के सदस्य के समान उसकी देखभाल करते हैं। 7वां बिंदु है मजदूरी का ऋण पैसे से नहीं तो प्रेम सेवा से चुकता किया जा सकता है। यानी किसी मजदूर ने आपके लिए मजदूरी की है या उसकी उस मेहनत का फल आप उनके हस्त निर्मित वस्तु द्वारा उपभोग कर रहे हैं, तो केवल उसे खरीद कर पैसे देकर आप उसके ऋण से मुक्त नहीं हो सकते। तो जिस प्रकार उसने अपने हस्त निर्मित वस्तुओं में श्रम के साथ साथ आत्मानुभव जोड़े हैं, प्रेम और सेवा भाव जोड़ा है, उसी प्रकार आप भी हर कोई अब किसी मजदूर से मजदूरी करवाए तो केवल पैसे उसके हाथ पर रखकर उससे मुक्त न हो, तो उसके प्रति प्रेम, सेवा भाव, समानता का भाव रहे, उसी से आप उसके ऋण को चुकता कर सकते हैं, ऐसा वे मानते हैं। इसलिए उन्होंने जिल्द साज का उदाहरण भी दिया है कि लेखक किस प्रकार किसी जिल्द साज द्वारा बनाई गई पुस्तक को जब भी हाथ में लेते हैं तो भरत मिलाप का सा उन्हें अनुभव होता है और बार बार उस जिल्द साज की उन्हें याद आती है, कितने मेहनत से, कितने प्रेम से उन्होंने उस किताब को बनाया है, ये उन्हें बार बार याद आता है। अगला बिंदु है और सबसे महत्वपूर्ण इस निबंध में, क्योंकि निबंधकार ने पूरे निबंध में यांत्रिकीकरण का विरोध किया है और हस्त निर्मित वस्तुओं का पुरस्कार यानी श्रम को महत्व दिया है, यंत्रों को नहीं। तो यांत्रिकीकरण का विरोध करते हुए उन्होंने कुछ उदाहरण दिए हैं, जैसे फोटो और चित्र का उदाहरण है। फोटो यंत्र द्वारा एक पल में खींचा जा सकता है, लेकिन चित्र को बनाने के लिए कई दिन लग सकते हैं। और जब चित्र को हम देखते हैं तो बसी बसाई बस्ती के समान वह नज़र आता है। उसमें देर तक जब हम गौर से चित्र को देखते हैं तो कई मनोभाव उसमें व्यक्त होते हैं। चित्रकार द्वारा बनाए गए उस चित्र को, वह चित्र हमें बोलने लगता है, कई सारी चीज़ें हमारे सामने उद्घाटित होने लगती हैं। लेकिन फ़ोटो में वह स्थिति नहीं है, तो उसे शमशान के समान मानते हैं लेखक। यंत्र निर्मित वस्तु और सेवाएं गौण और हस्त निर्मित वस्तुएं सजीव प्रेम से पूर्ण होने लगती है। जो हस्त निर्मित वस्तुएं हैं वह उन्हें सजीव लगती है और यंत्र के द्वारा बनाई गई वस्तु या सेवाएं उन्हें निर्जीव नज़र आती हैं। ठीक वैसे ही जैसे यहाँ पर भोजन के लिए उन्होंने कहा है कि होटल में बनाया गया भोजन और घर पर बनाया गया भोजन, इसमें बहुत अधिक अंतर होता है। होटल में खाना बनाने वाला व्यक्ति यंत्र के समान बन जाता है, जिसमें कोई भाव नहीं है, लेकिन घर पर खाना बनाने वाले व्यक्ति उसमें अपने प्रेम, सेवा भाव, लगन उंडेल देते हैं, इसलिए वह भोजन अधिक स्वादिष्ट लगता है। 9वां बिंदु है मनुष्य और उसकी मजदूरी का तिरस्कार, नास्तिकता है। मनुष्य का तिरस्कार करना, केवल वो मजदूर है इसलिए उसे निम्न मानना, यह गलत है। लेखक का मानना है कि मनुष्य और उसकी मजदूरी का तिरस्कार करना यही सबसे बड़ी नास्तिकता है और मजदूरों से प्रेम करना आस्तिकता है। 10वां बिंदु है हस्तकला का महत्व। हस्तकला में श्रमिकों की मेहनत होती है। मेहनत के साथ साथ वह उसमें अपना आत्मानुभव, उस कला के प्रति, उस हस्तकला के प्रति उसका प्रेम, उसका सेवा भाव, सब कुछ मिला हुआ होता है। लेखक द्वारा आलू स्वयं बोना वो उदाहरण देते हैं कि जिस प्रकार मैंने अपने खेत में आलू बोए और जब उस आलू को खाया तो मुझे टीन के डिब्बे में बंद यानी लोहे के डिब्बे में, कारखानों में जो पैक डिब्बे निकल कर बाहर आते हैं अचार और मुरब्बे के, तो उसमें कोई उन्हें रस नज़र नहीं आया या रस नहीं मिला। मुरब्बा मीठा होते हुए भी उनमें मिठास उनको अनुभव नहीं होती है, लेकिन जब वो खुद मेहनत से आलू खेत में बोते हैं या उगाते हैं तो उस आलू से उन्हें जो रस मिलता है वो आनंद देता है, वैसा वो मानते हैं। प्रियतमा द्वारा मटके से दिया ठंडा पानी शराब से
अधिक नशीला लगता है, इसका भी उन्होंने उदाहरण दिया है। हस्तकला का महत्व बताते समय या श्रम का महत्व बताते समय। और सच्चा आनंद काम से मिलता है, सोने चांदी या पैसे से नहीं, यह भी वह स्पष्ट करते हैं कि श्रम करने वाले व्यक्ति के लिए अपने जीवन का आनंद, सच्चा आनंद किस में मिलता है, तो काम करने में मिलता है। 11वां बिंदु है मनुष्य पूजा ही सच्ची ईश्वर पूजा है। लकड़ी, ईंट, पत्थर को मूर्तिमान करने वाले लोहार, बढ़ई, मेमार, किसान, लेखक को कवि, महात्मा और योगी के समान लगते हैं, जो हर तरह से समाज के भेदभाव को नष्ट करेंगे। 12वां बिंदु है आने वाले समय में नई कला, संगीत और साहित्य का विकास होने की लेखक को आशा है। मजदूरों के हृदय से निकलने वाले साहित्य में संगीत के मल्लार और ध्रुपद राग भी होंगे, तभी नई कला का आविष्कार होगा, तभी मजदूरी की यथार्थ पूजा होगी। और यही लेखक को आशा है कि आने वाले समय में यंत्रों से अधिक हस्तनिर्मित वस्तुओं को महत्व होगा और वो वस्तु निर्माण करने वाले मजदूर, उनके प्रति समाज में प्रेम, आदर, सेवा भाव होगा। तो इस प्रकार यहाँ पर मजदूरी और प्रेम निबंध की समीक्षा समाप्त होती है। और इस पर जो परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, वह प्रश्न भी यहाँ पर मैंने दिए हैं नीचे, आप इसे एक बार पढ़ सकते हैं और इसके उत्तर आप स्वयं निबंध को एक बार पढ़कर तथा इस समीक्षा को बार बार सुनकर भी बना सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न, मजदूरी और प्रेम निबंध में सरदार पूर्ण सिंह ने शारीरिक श्रम का महत्व और निकम्मी प्रवृत्ति का विरोध किस प्रकार किया है। यानी यंत्र निर्मित जो वस्तुएं हैं उसमें वह भाव नहीं जो शारीरिक श्रम द्वारा पैदा किए गए या बनाए गए वस्तुएं हैं उसमें है। तो ये निकम्मी प्रवृत्ति का विरोध यहाँ पर किस प्रकार किया है, यह स्पष्ट करना है। मजदूरी और प्रेम, यह निबंध श्रम प्रतिष्ठा को अभिव्यक्त करता है, स्पष्ट कीजिए, यह दूसरा प्रश्न है। तीसरा है, श्रम ही सच्ची तपस्या है और श्रम करने वाले समाज की सर्वप्रथम महान विभूतियाँ हैं, यह मजदूरी और प्रेम निबंध के आधार पर स्पष्ट कीजिए। चौथा प्रश्न है, मजदूरी और प्रेम निबंध का सार अपने शब्दों में लिखिए। पांचवा है, मजदूरी और प्रेम निबंध में श्रम, सौंदर्य और श्रम प्रतिष्ठा को अभिव्यक्त किया है, स्पष्ट कीजिए। इस प्रकार यहाँ पर 5 प्रश्न कुल मैंने दिए हैं, जो 10 अंक के लिए परीक्षा में दीर्घोत्तरी प्रश्न के लिए आप इसका उत्तर बना सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार आज हम यहीं रुकते हैं, फिर मिलेंगे एक अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मिलूँगी। नमस्कार।